हम लोग मेटल और नॉन मेटल का सेकेंड क्लास में आज उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलॉइड क्या होता है, और धातु और अधातु के बीच में फिजिकल डिफरेंस, भौतिक अंतर भी पढ़ेंगे। अब हम लोग इसके आगे के लिए पढ़ेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल में उसके आगे का क्या पॉइंट होता है? पहले एक चीज आप लोगों को जाननी होगी, ऑक्साइड। क्या ऑक्साइड? ऑक्साइड क्या होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। मतलब जब कोई धातु या जब कोई तत्व ऑक्सीजन से जुड़ करके जो कुछ भी बनाता है उसे ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड किसको कहते हैं? जब कोई धातु या जब कोई तत्व ऑक्सीजन से जुड़ करके जो कंपाउंड बनाता है उसे ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, तो इसका डेफिनेशन तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक, अब ऑक्साइड कितने तरीके के होते हैं? कि 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। दूसरा होता है बेसिक ऑक्साइड। तीसरा होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और लास्ट होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक, ऑक्साइड किसको कहते हैं? जब कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है तो जो कुछ भी बनाता है उसे ऑक्साइड कहते हैं। एंड एसिडिक ऑक्साइड एकदम सिंपल सी बात है, देखो कैसे समझा रहे हैं। आप पढ़ेंगे मेटल, मेटल, दूसरा पढ़ेंगे नॉन मेटल। ठीक, तो मेटल यानी कि धातु। तो सिंपल सी बात है, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। कैसे बोलोगे? एसिडिक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। जब अधातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो जो ऑक्साइड बनता है उसे क्या कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड। दूसरा, जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो जो ऑक्साइड बनता है उसे क्या कहते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। तो डेफिनेशन हो गया कि मतलब धातु के साथ क्षारीय ऑक्साइड, अधातु के साथ अम्लीय ऑक्साइड। तीसरा एम्फोटेरिक, जिसको हम लोग कहते हैं उभयधर्मी। याद कीजिए उस वक्त आप उपधातु पढ़े थे, तो क्या कहोगे? उपधातु के साथ संयोग करने के बाद जो ऑक्साइड बनता है उसे क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। जैसे आप याद कीजिए आर्सेनिक था, बिस्मथ था, एंटीमनी थी, सब कुछ तो थे, ऐसे था। तो सिंपल सी बात है, कैसे कहोगे कि अधातु के साथ संयोग करने के बाद ऑक्सीजन जो बनाता है उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे देखो आप बताओ, कार्बन एक है अधातु, अब इसके साथ संयोग करने के बाद SO2 एग्जांपल। दूसरा सल्फर क्या है? अधातु। आप भर के देख सकते थे पुराना वही 2 8 6, 4 से कम 4 से ज्यादा है तो 8 से माइनस, तो अधातु -2 चार्ज, तो इसका ऑक्साइड क्या? अम्लीय। अगला भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, PO4। आप अच्छे से समझ गए क्या? कैसे कहोगे? अधातु के साथ संयोग करने के बाद ऑक्सीजन जो ऑक्साइड बनाता है उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। एग्जांपल तो सर, धातु के साथ संयोग करने के बाद जो ऑक्साइड बनता है उसे क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। एग्जांपल Na2O, ये धातु है, CaO, MgO। ये कैसे आपस में जुड़ रहे हैं, इस चीजों को आपको आगे सीखने को मिलेगा। ठीक, तो ये क्षारीय ऑक्साइड है। अब तीसरा, उपधातु के साथ संयोग करने के बाद जो ऑक्साइड बनता है उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी। जैसे AS2O3, Sb2O3, ये सारे ऐसे। ठीक, अब लास्ट है न्यूट्रल, जिसको आप उदासीन है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है? ऐसा ऑक्साइड जो न तो अम्लीय होता है, न तो क्षारीय होता है, न तो उभयधर्मी होता है, तो उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बस ये 3 ही तो हैं, इसलिए आपको एग्जैक्ट याद रखना होगा। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से याद रखेंगे? अच्छे से याद रखेंगे, N2O, NOCO। अच्छे से याद रखिएगा कि ये 3 ऐसे ऑक्साइड है जो न्यूट्रल है। तो एक लास्ट बार बुलाइए, ऑक्सीजन जब किसी तत्व से संयोग करता है तो जो बनता है उसे ऑक्साइड कहते हैं। अधातु के साथ बनने वाले ऑक्साइड को अम्लीय कहते हैं, धातु के साथ बनने वाले ऑक्साइड को क्षारीय कहते हैं, उपधातु के साथ बनने वाले ऑक्साइड को उभयधर्मी कहते हैं, और जो
न तो अम्ल, न तो क्षार, न तो उभयधर्मी, कोई भी नहीं होता, तो ऐसे ऑक्साइड को क्या कहते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। जो कि ठीक। अब चलिए इसके आगे चलते हैं भाई। ये था ऑक्साइड। इसके पिछले वीडियो में आप पढ़े थे धातु और अधातु के बीच भौतिक अंतर पढ़ चुके थे। अब देखिए रासायनिक अंतर, यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और ये बहुत इजी है। देखिए कैसे हम बोल रहे थे। सबसे पहले एक बार याद रखिए, जो भी बताते हैं, धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। अधातु ऐसा कुछ नहीं करता। आप इसको 8 और 9 में बिल्कुल पढ़ेंगे। क्या पहला क्या कह रहे हैं? ये क्या अंतर है? केमिकल, रासायनिक है। याद रहे, धातु अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है और ये देता है, ये नहीं देता। जैसे देखिए, ये HCl एक अम्ल है, ठीक। अब Mg एक धातु है, क्योंकि ये 12 है, 2 8 2, देखिए बाहर वाले में 4 से कम धातु है, ठीक। तो क्या बनेगा? MgCl2 प्लस कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। ये कैसे हम किए, ये रिएक्शन कैसे हुआ, अगले चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या है? धातु अम्ल से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस देता है और धातु नहीं देता, ठीक। एक दूसरा, अभी आप पढ़ेंगे धातु के ऑक्साइड कैसे थे? क्षारीय के अम्लीय? क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक। इधर कैसे कहेंगे? और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। सिंपल सी बात है। ये दूसरा है। तीसरा अंतर आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं, अम्ल क्षार से क्रिया करता है, क्षार अम्ल से क्रिया करता है। लवण से कोई क्रिया, अम्ल अम्ल की आपस में क्रिया नहीं होती, क्षार क्षार की क्रिया नहीं होती। तो समझो मेरी बात। तो बताओ धातु के ऑक्साइड कैसे हैं? क्षारीय। जब धातु के ऑक्साइड क्षारीय है, किससे क्रिया करेगा? जाहिर सी बात है, ये क्षार है तो किससे क्रिया करेगा? अम्ल से। देखो ऐसे नहीं समझना। तीसरा कैसे डिफरेंस करोगे कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होने के कारण अम्ल से क्रिया करते हैं, उधर दूसरी तरफ इसका क्या है? अम्लीय है, एसिडिक है। ये किससे क्रिया करेगा? बेस से, यानी क्षार से। तो कैसे कहोगे? और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होने के कारण क्षार से क्रिया करते हैं। फटाक से डिफरेंशिएशन दोनों के बीच फिर से रिपीट कीजिए। तो पहला क्या था? धातु अम्ल से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस देता है और धातु ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय इसलिए अम्ल से क्रिया करते हैं और धातु के अम्लीय इसलिए क्षार से क्रिया करते हैं, ठीक। तो ये यहां तक का टॉपिक था। क्या था? धातु क्या होता है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटलॉइड क्या है, आप ये तीनों जाने। धातु और धातु के बीच भौतिक अंतर क्या है, आप ये जाने। रासायनिक अंतर क्या है, आप ये जाने। और ऑक्साइड क्या है, ये जाने। एक छोटी सी और बात, आपको ये जानना होगा कि ये जितने भी धातु है, अधातु है, इस प्रकृति में मिलते कैसे मिलते? क्या यूं भी पड़े रहते हैं? कैसे मिलते? तो उसी को आइए देखते हैं। देखिए, धातु पूरे प्रकृति में 2 रूप में पाया जाता है, फ्री, अनफ्री। मतलब मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था, ठीक। एकदम सिंपल सी बात है। कैसे कहेंगे? मुक्त अवस्था। धातु की वह अवस्था जिसमें कोई धातु किसी दूसरे धातु के साथ जुड़े नहीं होते हैं, तो उसे मुक्त अवस्था कहते हैं, ठीक। धातु का वह रूप जिसमें कोई धातु किसी दूसरे धातु के साथ जुड़े होते हैं, तो उसे संयुक्त अवस्था कहते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा मुक्त है, कौन सा संयुक्त है। तो सबसे पहले ये, अगर आप भी बताइए, आप क्लास में अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, सबके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो लोग आपसे दूर भागेंगे कि आपके पास में? जाहिर सी बात, पास रहेंगे। सेम यहाँ है, ये अच्छा है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है, पढ़ने में तेज है, सब बढ़िया है, इसलिए इसको कोई अकेले छोड़ ही नहीं रहा है। जो न तो इससे आकर के जुड़ जा रहा है, संयुक्त हो जा रहा है, पकड़ ले रहा है। और ये अच्छे नहीं है, इसलिए इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो कैसे कहोगे कि प्रकृति में धातु 2 रूप में पाई जाती है? मुक्त अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें धातु किसी दूसरे धातु से जुड़ी नहीं होती है, उसे मुक्त अवस्था कहते हैं। और मुक्त अवस्था में वही धातुएं पाई जाती हैं जो कम क्रियाशील होती हैं।
मतलब जो किसी दूसरे से क्रिया नहीं करती है, जैसे सोना, चांदी, मरकरी। दूसरी तरफ संयुक्त अवस्था, ये धातु की वह अवस्था है जिसमें धातु किसी दूसरे धातु के साथ जुड़ी रहती है। क्यों जुड़ी रहती है? क्योंकि ये इतना रिएक्टिव, इतना ज्यादा क्रियाशील है कि कभी भी अकेले रह ही नहीं पाती है। याद रहे कि धातु इतना ज्यादा ये क्रियाशील है कि कभी अकेले नहीं रह पाता। तो जो धातु क्रियाशील है वो संयुक्त होगा, जो कम क्रियाशील है वो क्या होगा? वो मुक्त होगा। तो ये धातु के दो रूप हैं। अब इसी में आपको एक छोटी सी और पॉइंट पढ़ने को मिलती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बहुत अच्छी श्रेणी है और आप लोग इसको समझ जाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो इसको क्या कहते हैं, और यही आपका, इसको आपका डिफिनेशन आपको देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी? कैसे इसका डिफिनेशन देंगे? देखो आप 11th 12th में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ने को मिलेगा? इलेक्ट्रोड विभव। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एक वैल्यू होती है जो कि इलेक्ट्रोड से निकाला जाता है, सॉल्यूशन में डाल करके बनाया जाता है, और ये वैल्यू के हिसाब से ये श्रेणी बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बस ये याद कर लेना है कि इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर श्रेणी कैसे कहेंगे? वह श्रेणी जब कभी कोई भी श्रेणी इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। कैसे बोलेंगे? जब कोई श्रेणी इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर बनाई जाती है तो उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसमें कई सारे तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? देखिए इसमें कौन कौन से तत्व हैं, और यही से आपको पता चल जाएगा कि कौन क्रियाशील है, कौन क्रियाशील नहीं। जैसे देखिए कौन कौन सा है तो बड़ा, और आप समझ जाएंगे। कितनी बड़ी है, आप कहेंगे कि कैसे याद किया जाए, और एक कौन क्या है? ये होता है, ये ही है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये किसके आधार पर बनाई गई है? तत्व को उसके इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर। याद रहे कि इलेक्ट्रोड विभव जितना माइनस होता है उसको उतना अधिक समझा जाता है। इसके इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू लिथियम की -3 होती है और इसके इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू +3 होती है। आप पहले पढ़ के आए हैं, ये इस साइन का मतलब, इस साइन का क्या मतलब है? इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है? ये। अब इन तीनों का तुलना किया जाए फिर भी कौन बड़ा है? ये बड़ा है। मतलब ये जिस तरफ, जिस डायरेक्शन में इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। यानी इस पूरे श्रेणी में सबसे बड़ा कौन है? लिथियम। और सबसे छोटा कौन है? ये गोल्ड। अब कैसे बोलोगे? देखो इसकी वैल्यू -3 है, इसकी -2.9 के पास, इसकी 2.8 के पास। अगर ऐसे वैल्यू है तो अगर आप मैथ से देखो तो कहोगे कि सर माइनस से वैल्यू बढ़ रही है, ये तो वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे देखते हैं? माइनस। तो उसके हिसाब से देखो -3 से माइनस घट रही है। तो यानी अगर इलेक्ट्रोड विभव के आधार पे बोलोगे तो कैसे बोलोगे कि ऐसी श्रेणी जो इलेक्ट्रोड विभव के घटते हुए क्रम में रखने पर बनती है। क्या? वह श्रेणी जो तत्वों को उनके इलेक्ट्रोड विभव के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जिसकी वैल्यू जितना ज्यादा माइनस वो उतना ज्यादा क्रियाशील है। मतलब इसमें ऊपर के तत्व सब के सब बहुत ज्यादा तक, लगभग यहाँ तक बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक है।
और नीचे के इधर के तत्व बहुत कम क्रियाशील होते हैं। देखो पता चलेगा, ये सारे के सारे बताओ जब क्रियाशील है तो कभी भी अकेले रहेंगे नहीं, इसीलिए किसी से जुड़ जाते थे, इसीलिए ये संयुक्त अवस्था है। बताओ नीचे के सब कम क्रियाशील है कि नहीं, इसलिए कभी किसी से जुड़ पाएंगे नहीं, इसलिए ये सब कैसे थे, मुक्त अवस्था में था। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर के तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं, नीचे के तत्व कम क्रियाशील है। ये विशेषता है, प्रॉपर्टी है किसकी, प्रॉपर्टी अगर पूछे जाए किसकी विशेषता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की, क्या कि इसमें ऊपर के तत्व अधिक क्रियाशील है, नीचे के तत्व कम क्रियाशील है। एक दूसरा कि इसमें कोई भी तत्व, ध्यान से सुनिए, कोई भी तत्व अपने से पहले आने वाले तत्व से हट सकता है और अपने से बाद आने वाले तत्व को हटा सकता है। मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम के पहले कितना है, इतना, तो इतना में से कोई भी कैल्शियम को उसकी जगह से भगा सकते हैं, हटा सकते हैं, पर कैल्शियम इतना में से किसी को भी हटा सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे, कोई भी तत्व अपने बाद आने वाले तत्व को हटा सकता है पर अपने से पहले आने वाले तत्व से हट सकता है। ठीक, लास्ट पॉइंट, इसको आप याद कैसे करेंगे, तो एकदम छोटा सा देखिए कैसे हम पढ़ रहे हैं, देखिए कैसे याद रखेंगे, ये कोई सॉल्यूशन का तरीका नहीं है, बस छोटा सा ट्रिक है। कैसे, लिकबा सर कैना मग आल जी फिनिशन सन पब है क्यों, बस इतना तो याद ही रख पाएंगे। कैसे, लिकबा सर कैना मग आल जी फिनिशन पब है क्यों, क्यों देखो यहां तक पहुंच गए, फिर क्या होगा, Hg यानी मरकरी चांदी सोना, क्या मरकरी चांदी सोना, मेरे साथ देखो लिख करके देखो कैसे लिखना है, देखो लिकबा हो गया तीन ना, सर से क्या बनेगा, एस, कैना मग, कैसे Ca, ना से Na, मग से Mg, पता देना हो गया कि नहीं, लिकबा सर कैना मग। अब आगे देखो आल जीन फिनिशन, आल जीन फिनिशन, देखो इतना हो गया, पब पीबी है एच क्यू सी, अब क्या बोल रहे थे हम, मरकरी, आप सोना चांदी च्यवनप्राश खाते हो ना, पर यहाँ चांदी सोना कर, तो क्या हो जाएगा, Ag। ठीक, तो ये था विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो तत्व को उनके इलेक्ट्रोड विभव के घटते हुए क्रम में रखते पर बनता है। ऊपर के तत्व क्रियाशील, नीचे के कम क्रियाशील है। कोई भी तत्व अपने बाद आने वाले को हटा सकता है, अपने पहले से हट सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, अब तक के